नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी चैनल पर इस समय शनि की श्रृंखला चल रही है। शनि के द्वितीय भाव तक के जो वीडियो हैं वो हमने रख दिए हैं। एक शनि और शुक्र की युति से संबंधित एक जो टॉपिक है उस पर भी हमने एक वीडियो रख दिया है। तो इसी तरह से शनि से जुड़े हुए जो बहुचर्चित योग हैं कि जिनकी काफ़ी चर्चा की जाती है, उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत सारी सही बातें भी हैं और कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। तो इन सब बातों को लेकर के भी हम साथ में ही हर उन टॉपिक पर वीडियो बनाकर रखते जा रहे हैं, जैसे कि पिछले समय में शनि और शुक्र का रखा था और आज शनि और चंद्र की जो युति है जिसे विष योग कहा जाता है, इसके शुभ और अशुभ प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से ये जीवन में प्रभाव दिखाता है, इस बारे में हम आज एक चर्चा कर रहे हैं। शनि के बारे में तो आरंभ में ही शनि एक परिचय में हमने शनि की जो पूरी एक जानकारी दी है कि शनि ग्रह क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह की ये हमसे अपेक्षाएं रखता है। शनि की साढ़े साती के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है कि शनि की साढ़े साती क्या है। जन्म के चंद्र पर से शनि का जो गोचर भ्रमण है वो शनि साढ़े साती के नाम से प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। उससे लोगों को क्या भय हो सकता है या किस तरह की उससे भ्रांतियां बंधी हुई है, इसके बारे में भी हमने उस शनि के साढ़े साती के वीडियो में हमने सारी चर्चाएं रखी हुई है और हमने कई बातें बताई हैं उसमें कि साढ़े साती जो है वो हमेशा अशुभ नहीं होती है, वो शुभ भी होती है। तो यहाँ पर जब किसी का जन्म अगर शनि और चंद्र की युति के साथ में हुआ हो तो इसका क्या प्रभाव रहेगा। जब जन्म के चंद्र पर शनि का गोचर भ्रमण होता है तो उस समय में जो इतनी हलचल, इतनी उथल पाथल जीवन में महसूस होती है और क्या क्या रिफॉर्म्स हमारे अंदर होते हैं, हमारी जो परिस्थितियां हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उस सब के बारे में तो हमने एक संक्षिप्त जानकारी पहले ही रखी हुई है शनि की साढ़े साती के वीडियो में। और आज जब व्यक्ति का जन्म हुआ है और जन्म के समय में जन्म कुंडली में ही शनि और चंद्र की युति है तो ऐसे जातक के जीवन का क्या शुभ अशुभ प्रभाव हो सकता है, क्या माइनस पॉइंट हो सकते हैं, क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं, इसके बारे में हम एक चर्चा कर रहे हैं। शनि के बारे में तो जैसा कि मैंने बताया है कि शनि एक इक्वलाइजर है। इक्वलाइजर का मतलब होता है कि बराबर करने वाला। हम जिसे सीधी सीधी भाषा में कहें अगर कि ये हिसाब बराबर करने वाला ग्रह है। चंद्र जो है वो एक इमेजिनेटर है, क्रिएटर है और शनि के साथ जब भी कोई ग्रह जो आता है तो शनि उसके दोषों को पहले उभारता है। उन दोषों को उभारने के बाद में फिर शनि एक रिफॉर्मेशन एक्टिविटी देता है, अर्थात कि एक तरह की सुधार प्रक्रिया जीवन में देता है और इस सुधार प्रक्रिया को जातक अगर सहर्ष स्वीकार कर लेता है और अपने अंदर
और अपने आसपास के जो परिवर्तन हो सकते हैं या जो भी हो रहे हैं, उन्हें वो होने देता है और अपना भी प्रयास करता है कि चलो ठीक है, मैं भी कुछ अपने अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस कर लेता हूँ और मैं अपने जो बाहरी मेरा जो बिहेवियर है, जो मेरे व्यवहार हैं, उनके अंदर भी मैं कुछ रिफ़ॉर्म कर लेता हूँ, कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति अपने अंदर रिफ़ॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, अपने आस-पास के, अपने वर्किंग प्लेस पर, अपने कामों में वो किसी तरह की सुधार प्रक्रिया को अमल में ले लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर शनि ऐसे जातक को जो कि शुद्धता को स्वीकार कर रहा है, शुद्धता के लिए अपने आप को सुगठित कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में शनि व्यक्ति को लोकप्रियता देता है, उसे एक आम आदमी से उठा करके एक मशहूर व्यक्ति बनाने की कोशिश करता है और उसे महानता के पथ पर आगे बढ़ाता है। सीधी-सी बात है कि जो व्यक्ति अपने अंदर किसी तरह के गुणों का विकास करने में सफल हो जाता है, महानता की ओर अग्रसर होने लगता है, तो वो छुपा हुआ तो नहीं रहेगा, वो लोकप्रिय ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो यहाँ पर शनि जब इस तरह से सहायता करता है, तो यहाँ हमको ये समझना होगा कि चंद्र और शनि का आखिर संघर्ष क्या है? चंद्र जो है वो एक घोड़े की तरह है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जंगली घोड़ा। और शनि जो है वो एक ट्रेनी है, एक ट्रेनर है। ट्रेन करने वाला साधन गिनो या ट्रेंड करने वाला ट्रेनर गिनो, जो भी कहो। जैसे चंद्र अगर बेलगाम घोड़ा है, तो शनि जो है वो लगाम है। जब जंगली घोड़े पर लगाम वगैरह लगा करके उसे ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर वो सिस्टमैटिक एक समाज के जन सामान्य के लिए उपयोग के काबिल हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्र और शनि, इनके बीच में संघर्ष तब तक ही रहता है कि जब तक जंगली घोड़ा जो है वो ट्रेंड नहीं हो जाता है। जब वो ट्रेंड हो जाता है, तब चंद्र और शनि की जो युति है, उसके कारण जो ज्वार-भाटा चल रहा है, जो उथल-पाथल हो रही है, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो फिर धीमे-धीमे सब समाप्त हो जाता है। चंद्र का एक स्वभाव है, वो बाहर से प्राप्त विचार पर, बाहरी दृश्यों पर, आश्वासनों पर विश्वास करता है, आधार रखता है। लेकिन शनि इससे विपरीत पैटर्न को अपनाता है। शनि का काम है वो स्वयं का आकलन करता है, अपनी शक्ति सामर्थ्य का आकलन करेगा। शनि जातक को उसकी जो क्षमता है, उसकी क्षमता के अनुरूप लक्ष्य को निर्धारित करने की प्रेरणा देगा। चंद्र कहेगा क्यों छोटी-छोटी बातें सोचना, लेकिन शनि कहेगा कि हम चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी छलांग लगा लें, लेकिन हम तारे तो तोड़ के ला नहीं सकते। इससे अच्छा है कि हम माउंट एवरेस्ट जैसी जगह पर अपना जाने का लक्ष्य बनाएँ कि वहाँ पहुँचकर चोटी पर झंडा फहराएँगे, तो कुछ तो नाम होगा। तो ये कुछ बातें हैं। अब ये एक बात समझ लीजिए कि शनि स्वयं में परिवर्तन का आग्रही है। स्वयं में परिवर्तन का आग्रही का अर्थ है कि जैसे व्यक्ति अगर कोई सोचता है कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे कमांडो बनना है, तो वो वहाँ पर व्यक्ति एक्सरसाइज़ शुरू करेगा, अपनी जो दिनचर्या है उसमें चेंजेस करेगा,
सुबह जल्दी उठना है, दौड़ना है, परेड करनी है, अपना जो है एक्सरसाइज़ करनी है, मसल्स पावर बढ़ाना है। तो जिस तरह का भी एक प्रयास करना चाहिए, वो सिस्टमैटिक तौर पर उस प्रयास की ओर अग्रसर होगा। जहाँ तक अपने अंदर जब परिवर्तन शुरू करता है, तो उन परिवर्तनों में वो स्वयं के अनुभवों का भी आधार लेता है और दूसरे जो व्यक्ति जो उच्च कक्षा पर पहुँच चुके हैं, अर्थात कि जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य पर जो पहुँचे हुए लोग हैं, उनके कुछ अनुभवों को भी वो अपनाता है। वो सिर्फ़ कल्पनाओं में उड़ना, ख्वाबों में अपने आप को ये बना हुआ देखना, वो बना हुआ देखना और ऐसे ही खुश हो जाना और फिर जो है भाग्य से आशा लगा करके बैठ जाना कि बस मैं कभी तो बन ही जाऊँगा, मन में आया है तो कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, शनि यहाँ पर व्यक्ति को कुछ तो हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा, इन सब बातों से मुक्त करके उसे एक सही पैटर्न को अपनाने का आग्रह करता है। चंद्र इंसान का मन इंसान का ये होता है कि भई पिछले समय में जो कुछ भी उसने सफलताएँ प्राप्त की है या पिछले समय में जो कुछ भी सुविधाएँ उसको प्राप्त हुई हैं, जो सफलताएँ किसी की सहायता से मिली है, किसी के प्लेटफ़ॉर्म पर मिली है, किसी प्रकार की जो मुफ़्त में सुविधाएँ मिली हुई थी, उससे जो सफलता मिली है, तो उस पर जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है, वहाँ पर वो उसको अपना सामर्थ्य मान लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को उसके पिता की धन संपत्ति काफ़ी मिली हुई है। उस धन संपत्ति के ज़ोर पर उसने कोई बिज़नेस डेवलप कर लिया, उसने किसी तरह का कोई एक ये कहें कि कोई ऐसा दिखावा खड़ा कर लिया कि ये बहुत अद्भुत चीज़ बनाई है या किसी तरह का कोई ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा कर लिया, तो वो उसके ऊपर भी अहंकार करेगा। लेकिन ये जो है इन सब बातों से व्यक्ति के अंदर सिवाय ओवर कॉन्फिडेंस के और कुछ नहीं आता। क्योंकि जो स्व अर्जित धन है, जो स्व अर्जित अनुभव है, वो एक ठोस आधार है और जो दूसरों की सहायता से प्राप्त की हुई सफलता है, वो सफलता अवश्य है, लेकिन वो आने वाली अगले समय में किसी और सफलता का आधार नहीं बन सकती। वो सिर्फ़ एक आत्मविश्वास दे सकती है, लेकिन वो आत्मविश्वास भी ओवर कॉन्फिडेंस ही होगा। वो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि जब कुछ भी व्यक्ति हासिल करना चाहता है और उसके पीछे जो कुछ भी साधन सुविधाएँ जो उसकी अपनी नहीं है, उसे दूसरों से प्राप्त हुई है, तो वो एक तरह से उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंस का आधार ही बन सकती है। वो इसलिए कि दूसरों से जो प्राप्त हुई सुविधाएँ हैं, दूसरों से जो प्राप्त हुई इन्फॉर्मेशन है, दूसरों से जो प्राप्त हुआ नॉलेज है, वो कभी भी उस जातक का साथ छोड़ सकता है। ऐसे लोग जो उसकी सफलता में उसको उसके साथ चल रहे हैं और उनको भी उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट है और अगर कभी भविष्य में उनको कहीं अधिक और बेनिफिट दिख गया तो वो उसका साथ छोड़ सकते हैं। शनि जातक को जो सुनहरी सपने हैं, जिसमें जातक कैद हो रखा है, वो उन सुनहरी सपनों से जातक को मुक्त करा करके उसको यथार्थ की ज़मीन पर लाकर खड़ा करने का काम करता है। शनि का एक
काम है। शनि ये कहता है कि तुमको जो भी वज़न उठाना है, तो पैर तुम्हारे हैं तो कंधा भी तुम्हारा ही होगा। जिन पैरों पे तुम खड़े हो, उन पैरों पे कंधा भी तुम्हारा ही है। अब तुम ये सोचो कि कोई दूसरा आएगा, मेरा वज़न उठाएगा, मेरा वज़न बटाएगा, तो ये तुम्हारे मन की एक भ्रामक मान्यता है। यहाँ पर शनि इन भ्रामक मान्यताओं को जब तोड़ता है, तो जातक को वहाँ पर आघात लगता है कि मेरे पिछले समय में तो मैंने ये सफलता प्राप्त की है। तो वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन जातक इन बातों को समझ नहीं पाता है और वो आत्मविश्वास की दृष्टि से वो कमज़ोर हो जाता है। अर्थात कि वो इन बातों को समझ नहीं पाता है कि जो टूटा है वो तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, जो दूसरों पे डिपेंडेंट था। लेकिन वो व्यक्ति आहत हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसको ऐसा लगता है कि बस अब तो मैं हार जाऊँगा, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो शनि यहीं पे कहता है कि यही सही समय है आरंभ करने का। चंद्र का काम है, चंद्र एक जजमेंटल मूवमेंट देता है। भावुकता में आकर के कोई विचार कर लेना, भावुकता में आकर के कोई एक्शन ले लेना, भावुकता में आकर के किसी तरह का कोई आयोजन कर लेना। लेकिन शनि जो है वो जजमेंटल नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल वो इस तरह से है कि वो अपने ही कई तरह के अनुभवों को प्रयोग में लाता है और जो भी लोग सफल हुए हैं, उन सफल लोगों के पास जा कर के अथवा तो उनके जीवन पे अपनी दृष्टि बना करके वो ये निरीक्षण करता है, ऑब्जर्व करता है कि किस तरह से इन लोगों ने शून्य में से सर्जन किया है। किस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट अर्थात कि सफलता तक की जो यात्रा इन्होंने तय की है। तो वहाँ तक का जो पूरा एक ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को वो अच्छी तरह से देखता है, परखता है, उस दिशा में कुछ कदम उठा करके कई तरह के प्रयोग करता है और फिर जैसे-जैसे उसके प्रयोग सफल होते जाते हैं, तो उन प्रयोगों के आधार पर वो पहले छोटा आयोजन, फिर उससे थोड़ा-सा बड़ा आयोजन, फिर उससे थोड़ा-सा बड़ा आयोजन, तो इस तरह से वो आयोजनबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। चंद्र ये नहीं करता। चंद्र तो ये करता है कि एक इंसान यहाँ से शुरुआत की थी, अच्छा, अरे! कहाँ तक पहुँच गया? अरे! ये तो बड़ी ऊँचाई तक पहुँच गया। तो चलो ऐसा करते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करते हैं, हम भी कर ही लेंगे। बस चंद्र यहाँ पर इंसान को परेशान कर जाता है। लेकिन जब यही चंद्र अपनी सारी उछल-कूद कर लेने के बाद में जब थक कर के टूटता है, निराश होता है, अर्थात कि मन की ही बात कर रहा हूँ, जहाँ-जहाँ भी मैंने चंद्र कहा ये सारा मन है हमारा। तो जब-जब मन दुनिया भर की उछल-कूद करने के बाद में, दुनिया भर की कल्पनाएँ कर लेने के बाद में, काल्पनिक सृजन कर लेने के बाद में, जब टूट जाता है, थक कर चूर होकर के बैठ जाता है, उसी समय उसको इस बात का स्मरण होता है या उसी समय में ये बात उसके भीतर प्रवेश करती है कि इस दुनिया के अंदर अनुभव नाम की भी कोई चीज़ है। ये एक बात है कि व्यक्ति को अपने अंदर दोनों बाजू देखना चाहिए। कल्पना मन करता है, काल्पनिक सृजन जो है
वो भी मन करता है। लेकिन यथार्थ में उसे अमली जामा पहनाने के लिए फिजिकल बॉडी की और एक फिजिकल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। हम स्वप्नों के अंदर महल के डिजाइन सोच सकते हैं। हम स्वप्नों के अंदर किसी भी तरह के यंत्र को बनाने की, किसी भी सृजन की काल्पनिकता को हम देखते हैं, हम कल्पना करते हैं कि इस तरह का कुछ हमको सृजन करना है। लेकिन उसके लिए फिर हमको जो साधन सुविधाएं चाहिए, उन साधन सुविधाओं के लिए तो हमको यथार्थ की जमीन पर ही खड़ा होना होगा। हमें जितना एक लेबर वर्क चाहिए, जितना हमें किसी तरह के कोई साधन सुविधाएं चाहिए और जिस तरह का हमको कोई एक एनवायरनमेंट चाहिए, वो सब तो हमें यथार्थ दृष्टिकोण रखने पर ही प्राप्त होगा। कभी भी हम घर से किसी छोटी सी यात्रा पर भी निकलते हैं तो हम ये सोच करके निकलते हैं कि हमको बस से जाना है तो बस का किराया लेना है। हमको अगर चलते हुए कहीं दूर तक जाना है तो हम इतना जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे, इसका एक अनुमान भी हमको लगाना है। तो इन सब बातों को देखना पड़ता है। चंद्र जो है वो किसी पिछली सफलताओं को, अर्थात कि मन पिछली सफलताओं को अपना एक निर्धारित भाग्य समझ लेता है। पिछले समय में अगर कोई सफलता प्राप्त हो गई है तो वो ये सोचता है कि हाँ, ये मेरे जीवन में सफलता तो लिखी हुई है। और पिछले समय की जो सफलता प्राप्त हुई है उसका जो उसी को वो सामर्थ्य मान लेता है। वो ये भूल जाता है कि ये पिछले समय की बात थी। अगर आगे हमको कोई सफलता प्राप्त करनी है तो हमको आगे बहुत ध्यान से सोच समझ के काम करना होगा। लेकिन मन जो है ये हमेशा दो बातों की ओर ही ज्यादा देखता है। ये एक विशेष मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो देखें कि मन हमेशा पिछले समय की जो सफलताएं हैं, पिछले समय की जो सुख सुविधाओं भरी जिंदगी है, उसको अपना सुंदर भाग्य मानता है। और इसी सुंदर भाग्य के सहारे वो भविष्य की कल्पनाएं भी कर लेता है कि भविष्य में भी बस ऐसा ही सब रहेगा, मैं इसी तरह से सफल होता रहूंगा, लोग मेरी प्रशंसा करते रहेंगे। अपने जो भी वो ख्वाब देख रहा है, जो भी कुछ कल्पनाएं कर रहा है, उसकी इमेजिनेशन, उसका सारा क्रिएशन जो कुछ भी है वो उसका माइंड के अंदर ही है। वो मनोमस्तिष्क में ही सारा वो सोच रहा है कि बस ये सब ऐसे ही हो जाएगा। तो ये भविष्य से और भूतकाल से ये ज्यादा जुड़ा रहता है। अगर भूतकाल अच्छा है तो ये ऐसा मान ही लेता है कि मेरे को भविष्य में कोई समस्या नहीं आने वाली, मुझे जो कुछ चाहिए सब मुझे मिल ही जाएगा, सब मेरे लिए तैयार ही पड़ा है। और यहाँ शनि इससे विपरीत विचार रखता है। शनि जो है न भूतो न भविष्यति। शनि का जो दृष्टिकोण है वो कहता है शनि के न भूतो न भविष्यति, अर्थात कि हमको आज जो कर्म करना है ये कर्माधिपति है। शनि काल पुरुष कुंडली के अनुसार 10वें भाव का मालिक है, कर्माधिपति है। तो ये जो शनि है ये कहता है न भूतो न भविष्यति, अर्थात कि तुम आज हो, जहां खड़े हो, यहां से इसी समय में तुम क्या कुछ कर सकते हो वही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करेगा, वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। तो शनि वर्तमान में अपने आप को स्थित प्रज्ञ, स्थिर बनाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है।
शनि ये कहता है कि आज जो तुम पहला कदम उठा रहे हो, वो इतने सुंदर तरीके से, इतने मजबूती से उसको उठाओ, पूरी क्षमता से उसको उठाओ, ताकि आने वाले समय में तुम्हें भविष्य में ये ना लगे कि पिछले समय में जो ये काम हमको करना चाहिए था, ये हमने थोड़ा ठीक से नहीं किया है। और सीधी-सी बात है कि अगर हमारा पहला कदम ही सही तरीके से नहीं हम उठा सकते हैं, तो हमारे आने वाले समय में हम अपना कुछ भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारा आधार स्तंभ कमज़ोर है। शनि की साढ़े साती जो है वो 7.5 साल की ही है, लेकिन शनि और चंद्र की जो युति है, इसका प्रभाव जीवन भर देखने में आता है। और ये नॉन फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। इस प्रभाव को हम मोड़ सकते हैं। इस प्रभाव को हम एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अर्थात कि अगर अशुभ प्रभाव देखने में आ रहे हैं, तो हम इसको रूपांतरित करके शुभ भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी शर्तें थोड़ी अलग होती हैं। जिस समय में हमारे सामने अवसर आते हैं, उस समय में जो कोई भी कर्म हमारे सामने आकर के खड़ा होता है, उस समय में अगर कर्म सामने खड़ा है और मन कहीं और देख रहा है, तो वो अवसर हाथ से निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ज़िम्मेदारी, कोई जवाबदारी सामने आकर खड़ी हो गई है और दिख भी रहा है, समझ में भी आ रहा है कि हमको ये कर्म करना चाहिए। लेकिन उस समय किसी स्वार्थ के वश, अपनी किसी महत्वाकांक्षा के वश आकर के आपने अपने मन की ओर मुँह घुमा लिया और ज़िम्मेदारी को पीठ दिखा दी, तो यहाँ पर ये विष योग उत्पन्न हो जाएगा। अगर मन की बातों में ना आए और अपनी ज़िम्मेदारी, जवाबदारी के जो इंस्ट्रक्शन है, जो डिमांड है, उसको फ़ॉलो कर लिया, तो यहाँ पर ये विष योग कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो विष योग हम कहते हैं, ये विष योग क्या है? शनि और चंद्र जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव को बंधन में डालते हैं, अर्थात कि ये एक प्रकार का भाव बंधन योग है। दूसरे कई जो भाव हैं, किसी भी एक भाव में ये भाव बंधन बना है, तो बाकी के तो 11 भाव मुक्त हैं। तो वो 11 जो भाव हैं, अगर हम उन पर ध्यान दे लें, अर्थात कि जो हमारे जीवन के विचार करने के जो विभिन्न अंग हैं, उन अंगों के जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य का मतलब है कि जैसे कि लग्न भाव है, तो हमारे विवेक का भाव है, हमको विवेक पे काम करना चाहिए। सेकंड हाउस है, परिवार का भाव है, परिवार के लिए हमें कोई कोई काम करना है। तो इसी तरह से जो हमारे सारे भाव हैं, वो सारे भाव तो ओपन हैं, वो प्रोडक्टिव हैं। अगर कोई अनप्रोडक्टिव जो हाउस है, तो वो हाउस है कि जहाँ पर शनि और चंद्र इकट्ठा बैठ गए हैं और उसको प्रोडक्टिव बनाना है। ये विष योग हो गया, ग्रहण योग हो गया, ये जो कुछ भी जिसे हम बुरे योग कहते हैं, कष्टदायक जो भी योग होते हैं, ये योग हकीकत में एक लॉक है, ताला है। लेकिन किसी न किसी भाव के अंदर तो चाबी मौजूद है और उस चाबी से ही हमें इस लॉक को खोलना है।
शनि और चंद्र की युति जिस भाव में होती है, उस भाव से एक भाव बंधन योग बनता है। मैं यहाँ पर एक पति और पत्नी की कुंडली रखने जा रहा हूँ। पति की जो कुंडली है, वो मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की इस कुंडली में चंद्र और शनि की युति 10th भाव में है, जो सीधी सी बात है कि मकर राशि में है। अब यहाँ मकर राशि में शनि और चंद्र दोनों इकट्ठा बैठे हैं। यहाँ पर शनि वक्री है, रेट्रोग्रेड है। चंद्र और शनि यहाँ पर वक्री होकर के बैठे हैं इस जातक की कुंडली में, साथ में केतु भी है। लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं चंद्र और शनि की युति की। चंद्र वक्री शनि के साथ में विष योग कहें, भाव बंधन योग कहें, बना करके ये मकर राशि में बैठ गया है। ये जो जातक है, ये जातक एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, अच्छे संस्कार में पल के बड़ा हुआ है। इसकी जब शादी हुई, शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक-ठाक था। लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद 2 बच्चे भी इसके हुए हैं और उसके बाद में इस जातक की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे कुछ खराब होने लगी। जातक ने शुरुआत में तो थोड़ा-सा तोड़-जोड़ की राजनीति अपनाई, अर्थात कि कभी कहीं से कुछ उधार ले लिया, कहीं से कुछ-कुछ चक्कर चला लिया। इस तरह से जातक अपना व्यापार चलाया जा रहा था। इस जातक की कुंडली में मंगल 3rd हाउस में है, पराक्रम भाव में है। 4th हाउस में सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी है। पंचम भाव में सिंह राशि में बुध बैठा हुआ है। 6ठे भाव का स्वामी पंचम भाव में आया हुआ है। बुध जो कि एक शुभ ग्रह है, सात्विक ग्रह है। तो ये यहाँ पर व्यक्ति को बुद्धि तो अच्छी दे रहा है। लाभ भाव में सामने गुरु है। गुरु भी इस जातक का वक्री है और लाभ भाव में है, पंचम भाव को देख रहा है, 3rd हाउस को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है और सप्तम भाव को भी देख रहा है। इस जातक का जो सप्तम भाव का जो स्वामी शुक्र है, वो 6ठे भाव में चला गया है, डेबिलिटेटेड हो गया, अर्थात कि कन्या राशि में शुक्र नीचस्थ हो जाता है। यहाँ पर चंद्र और शनि, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्र है, रेट्रोगेट शनि के साथ में बैठा है। शुक्र यहाँ प्रबल मार्केस हो गया है 6th हाउस में। इस जातक का लग्नेश मंगल 3rd हाउस में बैठा हुआ है और मार्केस जो हाँ, सप्तम भाव का जो स्वामी शुक्र है, वो एक तरह से मार्केस कहा जाता है। तो वो उस पर उसकी दृष्टि है। मेरे पिछले शुक्र के वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का शुक्र कमजोर हो, तो वो कई तरह की बीमारियां भी देता है। इस जातक का व्यापार डामाडोल होता चला गया, लेकिन जातक ने येन केन प्रकारेण
कई तरह के दंड-छंद करके भी, कैसे भी करके भी बस पैसा हाथ में आना चाहिए, इस तरह की इसकी नीति पर ये चलता रहा। और ये जातक किसी न किसी तरह से अपना काम निकालता रहा, अपनी इच्छाएँ पूरी करता रहा और इसे एक लंबी उम्र के बाद में अर्थात कि एक खासे टाइम के बाद में इसको कैंसर हो गया। इस जातक को कैंसर हुआ, कैंसर होने के बाद में ये 1 साल के आसपास जिया है और धीरे-धीरे ये मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा था और साल भर के अंदर ही लगभग ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। शनि और चंद्र यहाँ पर इस जातक की सबसे बड़ी जो भूल थी, वो इस जातक की भूल ये थी कि ये जातक जानते हुए, सोचते समझते हुए भी आउट ऑफ लिमिट ये अपनी मनमानी करने पर उतर गया था। इस जातक ने किसी भी प्रकार से किसी दूसरे का कभी विचार नहीं किया। बहुत सालों पहले ये जातक मेरे पास अपनी कुंडली लेकर के आया था। मैंने इसे समझाया था कि तुम इस तरह की प्रवृत्ति को छोड़ दो, चाहे कोई छोटा काम करना पड़े कर लो। तो इसे ऐसा लगा कि जैसे मैंने तो इसकी इंसल्ट कर दी हो। और इस जातक ने तो फिर अपनी वही मनमानी, वो बोले मैं तो बड़े-बड़े तीर चलाने का शौकीन हूँ, ऐसे छोटे-मोटे काम मेरे बस की बात नहीं है, मेरी इज़्ज़त खराब हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो अब इज़्ज़त तो खराब तो ऐसे भी हो गई थी कि जब मार्केट के अंदर नाम खराब हो गया। ऐसी सूरत में जब इसको कैंसर हुआ, तो कैंसर हुआ तो उसके बाद में ये फिर से मेरे पास में इसकी कुंडली आई कि भई देखो क्या हो सकता है। तो मैंने देख लिया था कि भई इसका तो मैं तो पहले भी देख चुका था कि ये जातक अगर इस तरह के कर्म नहीं छोड़ता है तो ये अपने लिए विनाश का कारण खुद ही बन जाएगा। और वही बात हुई। व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ। यहाँ पर मैं जो विशेष एक बात करना चाहता हूँ कि इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी की कुंडली में भी चंद्र और शनि आमने-सामने हैं। इसकी पत्नी की जो कुंडली है, वो भी ये आप देख रहे होंगे कि चंद्र लग्न में है और शनि सप्तम भाव में है और इस पत्नी का जो शनि है, वो भी रेट्रोग्रेड है, वो वक्री शनि है। देखिए, लोग कहते हैं कि जोड़े भगवान मिलाता है। कोई ऐसे ही किसी का जीवन साथी नहीं बन जाता। कुछ न कुछ पिछले जन्म का कोई लेना-देनी होती है, कोई ऋणानुबंध होता है। उस ऋणानुबंध को पूरा करने के लिए 2 अपरिचित व्यक्ति परिचित बनते हैं, एक-दूसरे से विवाह में बंधते हैं। पत्नी ने इस व्यक्ति को बड़ा ही समझाने की कोशिश भी की, नाराज़गी भी कई बार दर्शाई, कई तरह के येन-केन प्रकार सारे प्रयास कर लिए कि पति सही दिशा में आ जाए, गलत काम छोड़ दे, इस तरह के जो इसकी प्रकृति है, इससे ये बाज आ जाए। हम जैसे भी हैं, ऐसे में गुज़ारा कर लेंगे, कम में जी लेंगे। हर तरह के उसने प्रयास किए। यहाँ पर आप देखिए कि पति की जो कुंडली है, उसमें चंद्र, शनि 10th हाउस में बैठे हुए हैं और शनि रेट्रोग्रेड है और पत्नी की जो
कुंडली है इसमें चंद्र लग्न में है और शनि जो है वो रेट्रोग्रेड है, वक्री है मेष राशि में। अब वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर नीच राशि में या मतलब शनि जैसे कोई भी ग्रह अगर उसकी नीच राशि में वक्री है तो वहां पर शुभ फल देता है, लेकिन देखिए यहां पर ऐसा कुछ मैं देख नहीं रहा हूं। ये जो पत्नी की कुंडली है इसके अंदर शनि मेष राशि में निचस्थ है और वक्री है, तो इस हिसाब से अगर शुभ फल मिलता है तो इसकी पति की मृत्यु, अकाल मृत्यु इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई है। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए जो जिसे हम सुकून कहते हैं, सुख कहते हैं, शांति कहते हैं, वैभव कहते हैं, ये शुक्र के अधिपत्य में आता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो पत्नी की जो कुंडली है उसमें 12वें भाव में कन्या राशि के अंदर शुक्र भी बैठा है, गुरु भी बैठा है, बुध भी बैठा है और सूर्य भी बैठा है। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि पति की कुंडली में भी शुक्र कन्या राशि में डेबिलिटेटेड है, निचस्थ है, और यहाँ पत्नी की कुंडली में भी शुक्र कन्या राशि में निचस्थ है। यहाँ पर पत्नी जो है उसका नीच भंग राजयोग अवश्य बन रहा है। शुक्र निचस्थ है लेकिन यहाँ पर बुध कन्या राशि में उच्च का कहा जाता है, इसीलिए शुक्र को नीच भंग राजयोग प्राप्त हुआ है। तो शुक्र यहाँ पर लग्नेश होकर के जो पत्नी है जातिका को सेफ कर रहा है, अर्थात कि उसे किसी तरह की ऐसी कोई कष्टदायक परिस्थितियों में नहीं डाल रहा। यहाँ निचस्थ शुक्र 12वें भाव में है पत्नी की कुंडली में, और ये 8th हाउस का लॉर्ड होकर के 12वें भाव में गया है, जिसे एक तरह से विपरीत राजयोग भी कहते हैं। तो शुक्र यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बना रहा है और शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहा है। तुला लग्न की कुंडली है तो वृषभ राशि जो है ये अष्टम भाव में आ रही है। अष्टम भाव में जो वृषभ राशि आ रही है ये वृषभ राशि का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में जा करके नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग, दो योग जो फेवर करने वाले योग हैं वो बना रहा है। 2018 में इस के पति की मृत्यु हो गई है, 2 बच्चे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं। आज जीवन में सब सुख सुविधाएं इस महिला के पास में है। यहाँ एक और मैं बात बताऊंगा कि जो पति और पत्नी दोनों हैं, इन दोनों की कुंडली में 3rd हाउस में मंगल बैठा हुआ है। मंगल दोनों की कुंडली में 3rd हाउस में बैठा हुआ है। दोनों की कुंडली में शुक्र निचस्थ है, दोनों की कुंडली में शनि रेट्रोग्रेड है और चंद्र से संबंध बना रहा है। जब इस जातक अर्थात कि जो पति है इसकी जब मृत्यु हुई उस समय में मंगल केतु के साथ था, 21 अंश का उस समय था, केतु के साथ था। अब हम जिस समय में जातक की मृत्यु हुई उस समय पत्नी की कुंडली के अंदर मकर राशि में अर्थात कि चतुर्थ भाव में मंगल और केतु थे।
और जो पति है, जिसकी मृत्यु हुई उस समय में दसम भाव में, अर्थात कि मकर राशि में जन्म के केतु के ऊपर, जन्म के चंद्र और शनि के घर में, अर्थात कि जन्म कुंडली में जहां चंद्र और शनि और केतु बैठे हैं, इसी जगह पर मंगल और केतु की युति गोचर में उस समय बनी थी। अर्थात कि हम ये कह सकते हैं कि जन्म के चंद्र शनि केतु पर मंगल और केतु का गोचर भ्रमण, उस समय इस जातक की मृत्यु हुई। अर्थात कि इस जातक की जब मृत्यु हुई तब मंगल मकर राशि में उच्चस्थ था और इसे उस समय एक तरह से जीवन से उसे मुक्ति मिली। अब इस जातिका की कुंडली अगर हम देखते हैं तो कम उम्र में वैधव्य आना, चंद्र लग्न में और शनि सप्तम में रेट्रोग्रेड वक्री। ऐसे ही इंदिरा गांधी की जो कुंडली है, जन्म कुंडली है, इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली में भी चंद्र और शनि लग्न और सप्तम में बैठे हुए हैं। तो यहां लग्न और सप्तम भाव में शनि और चंद्र की प्रतियुति जो इंदिरा गांधी की कुंडली में हुई है, वह भी एक, सबको पता है कि इंदिरा गांधी के हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी जल्दी और बाकी का जीवन उन्होंने एकाकी जीवन जिया है। तो कहीं न कहीं ये युति अगर अशुभ फल देती है तो इस तरह से इसके अशुभ फल देखने में आते हैं। अब ये अगर शुभ फल देती है तो इसके शुभ फल भी किस तरह से देखने में आते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कभी एक जातक की मैं कुंडली रखने जा रहा हूं। ये जो जातक है, इसकी जो कुंडली में रखने जा रहा हूं, ये एक परिचित व्यक्ति ही है मेरा। आज ये 70 साल से ऊपर की उम्र में है। तो 70 साल से जो ये ऊपर की उम्र में है, तो इसका आप देखिए कि ये मकर लग्न की कुंडली है और शनि और चंद्र की युति जो है इस जातक की दसम भाव में तुला राशि में है। तुला राशि में चंद्र और शनि की युति, शनि वक्री है लेकिन तुला राशि में शनि उच्च का कहा जाता है। अब यहाँ पर चंद्र और शनि की युति जो दसम भाव में बन रही है, तो ये जातक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, बहुत ही उदार व्यक्तित्व का स्वामी है, मन का भी उदार है। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जातक शुरू से लेकर आज तक अनएम्प्लॉयड रहा है, अर्थात कि इसके पास में कोई काम धंधा कभी नहीं रहा। और उसमें भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस जातक के कोई अच्छा काम धंधा ना होने के बावजूद भी इस जातक ने अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। ये जातक आज 70 साल से ऊपर की उम्र का है। आज से बहुत सालों पहले ही जब इसके पिता का देहांत हुआ था, तो इस जातक के 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, अर्थात कि ये 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं। ये जातक से एक बड़ा भाई है, इस जातक से एक छोटा भाई है। ये 3 भाई हैं। लेकिन जातक की जो 4 बहनें हैं, उन 4 बहनों के प्रति जो फर्ज निभाना चाहिए, जो कुछ भी उत्तरदायित्व बनता है, उसमें ये अकेला ही भाई है
जो हर प्रकार के प्रयास करता है, हर प्रकार से ये अपने फर्ज निभाता है। चारों बहनों के घर में, किसी के घर में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सुख-दुःख होता है, तो जब भी इसकी आवश्यकता होती है, ये वहाँ जाकर खड़ा होता है। इसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, लेकिन शनि जो तुला राशि में वक्री बैठा है, वो लेकिन वो जो तुला राशि में जो उच्च का होता है, तो यहाँ अनएम्प्लॉयड रखते हुए भी इस उच्च के वक्री शनि ने इसको वो सामर्थ्य, वो हैसियत इसको दी और ऐसे संयोग बनाए कि जब भी इसको आवश्यकता होती थी, तो पैसा इसके पास कहीं न कहीं से आ जाता था। अब ये यहाँ पर एक समझने वाली बात है। मकर लग्न की कुंडली है, तृतीय भाव में मीन राशि आती है। इसकी कुंडली में आप देख रहे हैं कि तृतीय भाव का जो स्वामी है, गुरु, वो पंचम भाव में आकर के बैठ गया है, वृषभ राशि में है। त्रिकोण में गुरु के फल अच्छे मिलते हैं। तृतीय भाव का जो कारकत्व है वो मंगल को दिया गया है। छोटी जो इसके छोटे भाई बहन हैं या जो भी इसके जो बहनें हैं, चारों बहनें जो हैं, वो उनके प्रति जो भी इसका दायित्व इसने निभाया है, तो लाभ भाव में बैठा हुआ इसका जो मंगल है, ये मंगल इसे भूमि से संबंधित किसी न किसी तरह का कोई लाभ देता रहता है। आज की तारीख में भी ऐसे ही आकस्मिक किसी न किसी तरह के लाभ मिलने के कारण इसकी एक प्रॉपर्टी खड़ी हुई है। इस प्रॉपर्टी के भाड़े की कोई इनकम है, इसको किराए की इनकम है प्रॉपर्टी से, और उस पर से इसका गुजारा भी होता है और ये अपने हर दायित्व भी निभा रहा है। तो यहाँ शनि चंद्र की युति दसम भाव में इसके काम धंधे व्यापार की दृष्टि से इसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि ये कह सके कि ये मेरा काम धंधा है, ये मेरा व्यवसाय है। 70 साल के ऊपर की उम्र हो गई है इस व्यक्ति की, और जीवन के आरंभ से लेकर के आज तक इस व्यक्ति का कोई कारोबार, कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसा कोई धंधा, कोई ऐसा कोई व्यापारी संस्थान के कुछ भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इसके पास में नहीं है। लेकिन बस कहीं न कहीं से कुछ न कुछ इसको किसी तरह का कोई काम मिल जाता है, किसी तरह का 2, 4, 10 दिन का, और उसमें कुछ न कुछ पैसा इसको कमाने को मिल जाता है। तो शनि चंद्र की युति है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इसको शुभ फल दे रही है। कमी सिर्फ यही है कि इसके पास कहने के लिए ये शब्द नहीं है, ये वाक्य नहीं है कि ये मेरी दुकान है, ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरा व्यापार है। लेकिन ये व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी रहा है। यहाँ शनि चंद्र की युति भाव बंधन योग में लेकिन इसको सुख दे रही है, लेकिन उसके पीछे ये शनि की शर्तों को पूरा कर रहा है। इससे जो बड़ा भाई है, उसने अपने जो भाई-बहन हैं, उनके प्रति अपनी कोई ज़िम्मेदारी को सिर पे नहीं लिया। इससे जो छोटा भाई है, वो अपनी मनमाने तरीके से जी रहा है। लेकिन ये एक व्यक्ति है कि जो अपनी चारों बहनों के प्रति अपने पूरे फर्ज निभा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चंद्र और शनि का विष योग है, लेकिन ये व्यक्ति शुरू से लेकर के आज तक एक सुखी जीवन जी रहा है। इसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, एक शांतिमय जीवन है। यहाँ पर शनि और चंद्र दोनों स्वाति नक्षत्र में हैं, राहु के नक्षत्र में हैं। इस जातक की कुंडली में आप देखें तो राहु धनु राशि में जाकर के बैठा है व्यय भाव में।
ये जातक अपने सारे दायित्व निभाते हुए एक स्वस्थ जीवन जी रहा है, निरोगी शरीर है। शायद ही कभी इसे किसी अस्पताल में इलाज कराने जाने की ज़रूरत पड़ी हो। ये मेरे परिचित व्यक्तियों में से है जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से इन लोगों की लाइफ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ये तो शनि-चंद्र की युति शुभ परिणाम भी देती है, उसका एक उदाहरण है। ठीक है, कुछ कमी होती है, लेकिन वो कमी इसके सुखी जीवन को कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है। वो सिर्फ़ इसीलिए कि शनि की शर्तों को इस व्यक्ति ने पूरा किया है और आज भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि शनि और चंद्र की युति औरंगज़ेब की कुंडली में भी थी। औरंगज़ेब जो है आज वो हिंदुस्तान में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और वो औरंगज़ेब का नाम उसने ना सुना हो। औरंगज़ेब एक मुस्लिम शासक था। उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। औरंगज़ेब अपने भाइयों की हत्या करवाई। औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा और इसने धर्म को, इसने इस्लाम का फैलाव करने के लिए हर प्रकार की क्रूरता के प्रयोग कर डाले। औरंगज़ेब की जो जन्म कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली है। चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में शनि और चंद्र यहाँ पर इसके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चंद्र वृषभ राशि में उच्च का कहा जाता है और शनि अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। चंद्र के साथ में चंद्र की उच्च राशि और शुक्र की वृषभ राशि में स्व राशि जो शुक्र की है, तो यहाँ शनि शुक्र का मित्र है और शुक्र की राशि में शनि हमेशा शुभ फल देता है। वृषभ लग्न वालों के लिए शनि योग कारक होता है। वृषभ राशि में अगर शनि बैठ जाता है तो वृषभ राशि में शनि शुभ फल देता है। तो यहाँ पर अगर देखने जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में शनि और चंद्र की जो युति है, विष योग होने के बावजूद भी जातक को तो इसने सुख दिया है। जातक शहंशाह बना। इसके शहंशाह बनने के मार्ग में जो कुछ भी बाधाएं इसके दिख रही थी, उसको जिस तरह से ये दूर करना चाहता था, इस तरह से ये दूर कर पाया। ये सारी पॉसिबिलिटी इसको यहाँ से मिली। ये जिस प्रकार के कार्यों को करना चाहता था, उस प्रत्येक प्रकार के कार्यों में इसको सफलता मिली। धर्म परिवर्तन करवाना है, किसी को झुकाना है, किसी को हराना है, जो कुछ भी ये चाहता था, इसने सब कुछ किया। औरंगजेब के बारे में जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो इसको सिर्फ एक ही टीस रही थी कि ये शिवाजी को कंट्रोल नहीं कर सका था। और इतिहास में दर्ज है कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब ने भी तारीफ की थी कि शेर व्यक्ति था, मैंने सबको झुका दिया, बस इसको मैं नहीं झुका सका। तो ये कुछ बातें हैं। यहाँ औरंगजेब जो है, शनि और चंद्र की युति चतुर्थ भाव में है, और ये क्रूर क्यों बन गया?
इसके पीछे का कारण है कि शनि चंद्र चतुर्थ भाव में तो शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन कर्म इसने सारे अशुभ किए, सारे जुल्म किए, इसने गलत कार्य किए। उसके पीछे का कारण है कि इसका जो मंगल है वो सप्तम भाव में चला गया। सप्तम भाव को एक तरह से मारक भाव भी गिना जाता है, और ऊपर से यहाँ सिंह राशि में बैठ करके मंगल लग्न को देख रहा है। तो व्यक्ति के विवेक में क्रोध, एक हम कहेंगे कि तीव्रता, दुष्टता, इस सब की प्रचुरता बढ़ती है। सप्तम भाव में जो सूर्य का जो घर है, सिंह राशि है, तो यहाँ पर औरंगजेब की कुंडली आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है इसका नीचस्थ होकर के तुला राशि में नवम भाव में बैठ गया है। धर्म से संबंधित ही इसने सारे गलत काम किए, धर्म को गलत स्वरूप दे दिया। धर्म के लिए मैं कर रहा हूं, ये इसका एक भ्रम बन गया, और इसने सारे अनैतिक काम किए, सारे गलत काम किए। राजा का काम होता है प्रजा का संचालन करना, प्रजा पे जुल्म करना नहीं होता है। प्रजा का धर्म परिवर्तन कराना ये कोई राजा का कार्य नहीं है। प्रजा को स्वयं चुनना है कि उसे किस देवी देवता को मानना है, किस तरह का उसको इबादत करनी है। उसको मस्जिद में जाकर के किसी को मत्था टेकना है या किसी को मंदिर में जाके मत्था टेकना है, ये तो प्रजा को अपने मन से करना होता है, वो अपने मन से करेगी। लेकिन राजा जो है वो धर्म परिवर्तन कराने लगे तो ये गलत काम हो गया। अब यहाँ पर सुख सुविधाओं की दृष्टि से गिने, वैभव की दृष्टि से गिने, तो देखिए यहाँ वृषभ राशि का जो स्वामी है और नवम भाव का जो स्वामी शुक्र है, वो शुक्र इस औरंगजेब की कुंडली में लाभ भाव में जाकर के बैठ गया है। हम सभी जानते हैं कि लाभ भाव में गया हुआ ग्रह व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ देता है। लाभ इसको भी मिले, लेकिन शनि और चंद्र की जो युति है, इस युति के कारण एक तरह का भाव बंधन योग भी बना। इस भाव बंधन योग में इसका ये हुआ कि हृदय के अंदर, मन के अंदर जिस तरह के, कि एक राजा के मन के अंदर जिस तरह के उम्दा विचार, महानता वाली सोच जो होनी चाहिए, वो इसके मन के भीतर प्रवेश ना कर सकी, क्योंकि शनि और चंद्र का जो भाव बंधन योग था उसने इसके मन को परिवर्तित नहीं होने दिया। हाँ, अपनी मनमानी करने का, अपनी मनमाने तरीके से जीने का, जो कुछ भी सुख वैभव इसको चाहिए था वो सब इसको उपलब्ध करा दिया। लेकिन इतनी बड़ी सत्ता का स्वामी होने के बावजूद ये जातक बुद्धि की दृष्टि से हम कहेंगे तो कुएं का मेढक बन करके रह गया। सारी जिंदगी अपने मन में ही कूदा कूद करता रह गया। क्यों? अपना विकास नहीं कर सका। राजा बना, लेकिन ये कुर्सी का राजा बना, प्रजा का राजा नहीं बन पाया। आज कोई भी व्यक्ति औरंगजेब का नाम इज्जत से नहीं लेता है। ये तो औरंगजेब की बात हुई। अब हम शनि और चंद्र की युति वाली एक अगली कुंडली देखते हैं। आपको दिखाई दे रही होगी स्वामी विवेकानंद की कुंडली। स्वामी विवेकानंद के नाम से कोई भी अपरिचित नहीं है। भारत भर में, भारत से बाहर विदेशों में
स्वामी विवेकानंद का साहित्य उपलब्ध है, स्वामी विवेकानंद का नाम उपलब्ध है। प्रत्येक भाषा में स्वामी विवेकानंद के बारे में जो जानकारियाँ हैं, वो छपी हैं। स्वामी विवेकानंद के दसम भाव में शनि और चंद्र की युति थी। धनु लग्न की कुंडली स्वामी विवेकानंद की, कन्या राशि में शनि और चंद्र की युति। दसम भाव में शनि अच्छा फल देता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार इसका अपना घर हो जाता है, और यहाँ तो ये अर्थ त्रिकोण में ही है। शनि और चंद्र की युति विवेकानंद जी की कुंडली में दसम भाव में आने से इन्हें जो शुभ फल प्राप्त हुआ है, वो इन्हें जग विख्यात कर गया, महानता की पराकाष्ठा पे इनको खड़ा कर गया। यहाँ पर चंद्र इनका जो है अष्टम भाव का स्वामी होकर के शनि के साथ में आया है। अष्टम भाव का स्वामी जहां कहीं भी जाता है तो वहां पर किसी न किसी तरह का डिस्टरबेंस पैदा करता है, लेकिन उन्होंने तो मन का परित्याग पहले ही कर दिया था, अर्थात कि वो मन की चलने ही नहीं देते थे। सिद्धांत, शास्त्र, साधना, तप, ज्ञान, तो यहाँ तो वो पूरी तरह से शनि से जुड़ गए। हम सभी जानते हैं कि शनि को दूसरा शिव कहा जाता है। जहां व्यक्ति शनि से जुड़ गया, शिव से जुड़ गया, तो आप सभी जानते हैं कि चंद्र को तो मस्तक पर धारण किया हुआ है महादेव ने। यहाँ शनि और चंद्र संपूर्ण शुभ फल देने पर आ गए, क्योंकि चंद्र को लगा, मन को लगा कि यहाँ पर वन वे है, तप, यज्ञ, साधना, ध्यान, इसी में मुझे साथ देना ही होगा, क्योंकि ये जो जातक है, ये मेरे किसी भी उड़ान पे उड़ने को तैयार नहीं है। तो ये जो बातें हैं चंद्र और शनि की युति के बारे में कि विष योग है, ये योग है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपने अंदर अगर परिवर्तन करने का आग्रह रखता है तो उसे शनि मार्ग अवश्य देता है। शनि के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लगाम के तौर पे काम करता है। चंद्र जो है वो घोड़ा है और शनि जो है वो लगाम है। अगर आप लगाम की ओर आगे बढ़ते हो तो फिर जो मन है, जो चंद्र है, वो आपके सोचे हुए डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, आपको अपने सोचे हुए डायरेक्शंस में आगे लेके जाएगा। आपको जिस दिशा में जाना है, आपको घोड़े की लगाम को पकड़ करके इस दिशा में घुमाना होगा, तो ऑटोमेटिक घोड़ा उस दिशा में दौड़ने लगेगा। और अगर आप घोड़े पे बैठ गए, लगाम आपने छोड़ रखी है और ये सोच रहे हो कि घोड़े को जहाँ चलना है चलता जाए, तो फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ ये मैंने कुछ कुंडलियाँ रखी है कि जिनमें आपको कुछ जानकारी मिलेगी जो समझने में आपको सहायता करेंगी। जैसे पहले जो मैंने पति और पत्नी की कुंडली रखी है, तो उसमें भी आप देखिए तो शनि और चंद्र की युति है, उनके एक ऋणानुबंध को पूरा किया है, और इन दोनों का चंद्र जो है वो शनि के साथ पीड़ित हुआ है। चंद्र जो पत्नी का जो चंद्र है, पत्नी की कुंडली में जो चंद्र तुला राशि में है, वो स्वाति नक्षत्र में है। यहाँ पर
पति की जो कुंडली है उसमें जो चंद्र है वो शनि के साथ रेट्रोग्रेड शनि के साथ में है मकर राशि में, केतु भी है वहाँ पर। यानी शनि के कारण जो कुछ भी इनका जितना साथ था उतना रहा, उसके बाद में दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा, पति की मृत्यु हो गई। अब ये दूसरी जो कुंडली आपने देखी अनएम्प्लॉयड पर्सन की, कि जिसके बारे में मैंने बताया कि 70 साल से ऊपर की उम्र है, लेकिन व्यक्ति एक अच्छी सुखी ज़िंदगी जी रहा है। उसके पीछे उसके भी शनि और चंद्र की युति है, और उसके भी मैंने आपको कारण बताए कि किस तरह से उसने अपने आप को मॉडिफाइड किया, उसने अपने आप को मोड़ लिया, अपने वो मन के पीछे नहीं भागा, उसने अपने सिद्धांतों का अनुसरण किया और वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। एक जो कुंडली मैंने औरंगज़ेब की बताई कि चंद्र और शनि जिसने बादशाह बनाया, लेकिन उसकी मनमानी भी उसको पूरी करने दी, सब कुछ करने दिया, लेकिन वो सिर्फ एक कुर्सी का राजा बन के रह गया, प्रजा का राजा नहीं बन सका। ये जो मैंने आपको बताया कि शनि चंद्र की युति, जिस तरह से ये कुंडलियों की हमने चर्चा की, एक पति पत्नी की कुंडली रखी है, उन दोनों कुंडलियों में शनि और चंद्र के जो संबंध हैं उसके बारे में हमने बताया, और जो हमने दूसरी जो कुंडलियाँ रखी हैं उसमें शनि चंद्र की युति के बारे में हमने जो चर्चा की है, तो ये सब जो आपके सामने हमने रखा है। अब इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो बनेगा वो शनि और चंद्र की युति 12 भावों में क्या फल देगी उसके बारे में हम बनाएंगे। शनि और चंद्र की युति के बारे में जो जनरल शुभ अशुभ प्रभाव जो हैं कुंडलियों के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में, ये हमने आपके सामने रखे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी जानकारी बेहद पसंद आएगी, और आने वाले समय में हमारा अगला वीडियो जो होगा वो चंद्र शनि शनि चंद्र युति 12 भावों में किस तरह का परिणाम देती है इसके बारे में बनेगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।